हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे अरविंद अरोड़ा, जिनको हम सभी एटू सर के नाम से भी जानते हैं, और प्रणेश जैन ने लिखा है। रियल लाइफ स्टोरीज और एक्सपर्ट इनसाइट के जरिए ये बुक स्टार्टअप कल्चर के ग्लैमर के पीछे स्ट्रगल्स, फेलियर्स या एथिकल या अनएथिकल चीजों पर रोशनी डालती है। ये एम्बिशियस फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आंखें खोल देने वाली एक किताब है, जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए इंपॉर्टेंट लेसन्स को शेयर किया गया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कभी न कभी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अरविंद अरोड़ा एक फेमस इंडियन टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्हें जनरली एटू सर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में फीचर भी किया गया था और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल एटू मोटिवेशन के जरिए बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्रणेश जैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। वो इंडिया में जाने माने फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, स्टार्टअप फोरेंसिक और ड्यू डिलिजेंस एडवाइजर हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा फंडेड स्टार्टअप के साथ काम किया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है। वो वीसी फर्म्स में एंजल इन्वेस्टर और वेंचर पार्टनर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और फाइनेंशियल एजुकेशन पर 200 से ज्यादा सेशन दिए हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितनी पावरफुल और काम की होने वाली है। लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस बुक का कंटेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को पसंद आने पर इस बुक को डिटेल में जरूर पढ़ें। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बुक को आसानी से समझने के लिए हम इस बुक के 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर शुरुआती दिनों में ये नहीं सोचता कि फ्यूचर में उसके बिजनेस की कितनी वैल्यू बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़े, और इसी वजह से उनके लिए ये फैसला लेना ज्यादा मुश्किल लगता है। यहाँ सिर्फ एक चीज जो ठीक करने की जरूरत है, वो है उन शेयर की ओनरशिप जो वो देना चाहते हैं। क्या वो इसकी कोई रिटर्न कमिटमेंट दे रहे हैं, और अगर नहीं तो जब वो इंसान कंपनी के बाहर जाना चाहेगा तो उस टाइम क्या सिचुएशन सामने आएगी, वो इससे कैसे डील करेंगे। एक फाउंडर के लिए समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ओनरशिप पूरी तरह से फाउंडर और को फाउंडर के पास ही रहनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को को फाउंडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके करीबी दोस्त या कलीग हैं, तो उनके साथ रिटर्न में एग्रीमेंट करना भी जरूरी है। कुछ टाइम पहले ऑथर को एक फंडेड स्टार्टअप में एक अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। एक फाउंडर ने इनफॉर्मल कमिटमेंट के बेस पर एक कलीग को 2% इक्विटी शेयर दे दिए। इस कलीग को साथ में मिलकर काम करना था और कंपनी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना था। हालांकि महज 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस सिचुएशन में वर्बल कमिटमेंट के बेस पर 2% इक्विटी शेयर किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसने कंपनी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। अब जब कंपनी की वैल्यूएशन 7.5 करोड़ पहुंच गई तो उस इंसान की शेयर की वैल्यू 15 लाख हो गई। ये हैरानी की बात है कि कैसे एक गलती की वजह से ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं। हालांकि फाउंडर्स और कंपनी के पास लीगल ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या उनके पास ऐसे थका देने वाले प्रोसेस के लिए जरूरी टाइम और पैसा है। इसलिए इसका ध्यान रखें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बिना फंड रेज करना और गलत वैल्यूएशन पर फंडिंग राउंड कंडक्ट करना। जब कोई स्टार्टअप फंड रेज करने का डिसीजन लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की फाइनेंशियल सिचुएशन, मार्केट की कैपेसिटी, डेवलपमेंट और इन्वेस्टर को इससे मिलने वाली वैल्यू को ठीक से समझना जरूरी है। नए स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए इन मुद्दों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे स्टार्टअप फाउंडर अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में अपनी शर्तों पर डिसीजन लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ सब पॉसिबल है। ये कैसे होता है समझने के लिए आइए स्टार्टअप वैल्यूएशन कैलकुलेशन के तरीकों का पता लगाते हैं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी की वैल्यूएशन उसके फ्यूचर के कैश फ्लो के बेस पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स या मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू डिसाइड की जाती है। यहाँ एक स्टार्टअप फाउंडर कंपनी के एक्सपेक्टेड फ्यूचर को दिखाकर फंड इकट्ठा करता है। इससे छोटे स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठा करना आसान हो जाता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आज का सॉल्यूशन कल उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है और वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंज से अनजान हैं। प्रेजेंट में आप देखेंगे कि प्री रेवेन्यू स्टेज यानी कि बिजनेस स्टार्टअप के शुरुआती स्टेज में भी यंग एंटरप्रेन्योर 10 से 20 करोड़ तक के वैल्यूएशन पर फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर इन्वेस्टर्स उन वैल्यूएशन पर स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं तो क्या गलत है। हमने पहले डिस्कस किया है, छोटे स्टार्टअप में ऐसे लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जिनके पास ठीक इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं है। आमतौर पर कुछ मेंटोर्स या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की एडवाइस के कारण ये लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बुरी बात नहीं है। यहाँ हमारा पॉइंट स्टार्टअप फाउंडर्स की तरफ है।
कि गलत वैल्यूएशन पर फंड इकट्ठा करने के बाद फ्यूचर में आपके लिए कहां दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब इस सिचुएशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की जरूरत है। आइए एक स्टार्टअप फाउंडर के बारे में सोचें जो एक कंपनी बनाता है और इसके सिर्फ 20 दिनों के बाद 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर 20 लाख की फंडिंग लेता है। ये फंडिंग उन्हें अपना प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करने के लिए है। लगभग 2 महीने बाद प्रोडक्ट तैयार होता है और टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट 15 लाख आती है। उन्होंने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। वो मार्केटिंग और नई टीम बनाने पर काफी पैसे खर्च करते हैं। अब अगर सेल्स अच्छी है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो कुछ टाइम में एस्टिमेटेड वैल्यूएशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो फाउंडर्स के लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएशन पर फंडिंग इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस केस में या तो उन्हें वैल्यूएशन कम करना होगा या अपनी पर्सनल सेविंग्स को बिजनेस में लगाना होगा। बाद वाला ऑप्शन एक रिस्की डिसीजन हो सकता है क्योंकि ये सभी पर्सनल सेविंग को खत्म कर सकता है और हो सकता है फिर भी मनचाहे रिजल्ट्स ना मिले। अल्टीमेटली भले ही वो किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में सोचे, लेकिन इस सिचुएशन का ठीक से सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि दिखावे में ना फंसे और अपने स्टार्टअप के लिए सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर से फंड रेज करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी ज्यादा इक्विटी छोड़ने की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन गलत वैल्यूएशन के साथ शुरुआत करने से आपको फ्यूचर में परेशानी हो सकती है। फाउंडर्स को अक्सर इसका एहसास तब होता है जब वो हाई वैल्यूएशन पर फंड रेज करते हैं और फिर फंड खर्च कर देते हैं, लेकिन रियलिटी को बहुत बाद में समझ पाते हैं। फाउंडर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि हाई वैल्यूएशन पर फंड रेज करने की शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म चैलेंज का कारण बन सकती है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में ऐसे कई यंग लोग हैं जो अमीर फैमिली से आते हैं और उनकी फैमिली बहुत से प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगी हुई है। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वो कॉलेज आते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में भी सिखाया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान पुराने तरीकों से फैमिली बिजनेस को चलाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वहाँ उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी वो अपने स्टार्टअप के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो फैमिली के प्रॉफिटेबल बिजनेस को छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के पैशन के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑथर बताते हैं उन्होंने कई सक्सेसफुल स्टार्टअप देखे हैं जहां यंग लोगों ने स्टार्टअप की दुनिया में अपनी फैमिली के प्रॉफिटेबल बिजनेस की एक नई पहचान बनाई। ये जरूरी है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसे स्टेबल बनाने पर ध्यान दें और फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। किसी स्टार्टअप को बड़ा करने की होड़ में स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों फैक्टर्स को ना भूलें। कोई स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बनने से सक्सेसफुल नहीं हो जाता। ये रियल में तब सक्सेसफुल होता है जब ये अपने आप स्टेबल और प्रॉफिटेबल बन जाता है। जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है, उस दिन से समझ लेना कि आपके सभी डिसीजन सही होंगे, चाहे उनमें इन्वेस्टमेंट फंडिंग शामिल हो या बैंक लोन। जॉब करने के बजाय स्टार्टअप शुरू करने को चूज करना। जब हम जॉब वर्ड सुनते हैं तो हम सोसाइटी के एक बड़े सेगमेंट को इमेजिन करते हैं जो सिर्फ इन जॉब से अपनी पूरी फैमिली को पालते हैं। आज भी ऐसे कई यंग लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी लगातार ढूंढते रहते हैं। कुछ को मौका मिलता है और वो स्टार्टअप के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। कुछ जॉब करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके फाउंडर्स ने पहले जॉब की और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए उनके फाउंडर्स को जॉब पर लौटना पड़ा। ऐसे भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए हैं और वो अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। हमारी राय में दोनों ऑप्शंस बुरे नहीं हैं। अगर आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं या कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसके अपोजिट, अगर आप स्टार्टअप लाइफ से डिसअपॉइंट हो गए हैं और अपने स्टार्टअप की सक्सेस को लेकर स्ट्रेस्ड हैं तो आप हमेशा जॉब में लौट सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि कैसे समझे कि जॉब में बने रहना है, स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से जॉब पर वापस चले जाना है। इसके लिए आपको ये देखने की जरूरत होगी कि क्या आपका प्रेजेंट काम आपको सरवाइव करने की परमिशन दे रहा है। ये डिसीजन खुद से ले और उसके अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप जानते हैं कि आपका सर्वाइवल खतरे में है और फिर भी आप अपने स्टार्टअप की सक्सेस की उम्मीद में लगे रहते हैं तो मेरी राय है आप खुद को और अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को शुरू करने से पहले अपनी इनकम या सेविंग सर्वाइवल से ज्यादा या कम से कम उतनी होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को फाउंडर्स में बदलना ये एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप फाउंडर्स अक्सर फंस जाते हैं। आपने नेशनल टीवी पर कई फेमस चैनल में भी इस तरह के एपिसोड देखे होंगे जहां स्टार्टअप फाउंडर्स ने इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी दे दी, जिससे उन्होंने इन्वेस्टर को फाउंडर बना दिया, यानी कि कंपनी के अंदर सभी डिसीजन लेने के राइट्स दे दिए। आइए इसे करीब से समझते हैं। स्टार्टअप किसी भी फाउंडर के लिए एक अचीवमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार्टअप एक फाउंडर के स्ट्रगल की कहानी है जो उन्हें एम्प्लॉय नहीं बल्कि मालिक बनाती है। किसी भी स्टार्टअप में
इन्वेस्टर्स के राइट काफी लिमिटेड होते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप में ओनरशिप राइट्स मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में उनका कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप में फाउंडर्स के पास बिजनेस चलाने और बिना किसी रोक टोक के डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम होती है। अगर आप अपने इन्वेस्टर को फाउंडर में बदल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की आपकी फ्रीडम को लिमिट करता है। ये भी पॉसिबल है कि जिस मेन पर्पस के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया था वो खो जाए और आप अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय बन जाएं। कुछ साल पहले मुंबई IIT के 2 फाउंडर्स ने एक इनोवेटिव हेल्थ केयर डिवाइस कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर आइटम के कॉम्बिनेशन से एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने इस टूल को डेवलप करने के लिए सिर्फ कुछ ही एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज किया था। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद कंपनी को प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे इन्वेस्टर के साथ क्लोज किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वो को फाउंडर बन गया। इन्वेस्टर फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन में था। उसने प्रोडक्ट को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट कैपेसिटी को समझा। बाद में इन्वेस्टर अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया जिन्होंने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में फाउंडर की हेल्प की और इस तरह फाउंडर के साथ रहकर सीक्रेट चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टर ने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद इन्वेस्टर ने कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने शुरू कर दिए और फाउंडर्स पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्वेस्टर ने कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फाउंडर्स पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए कंपनी से रिजाइन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टार्टअप में गलत इन्वेस्टर से फंडिंग लेना। स्टार्टअप में इन्वेस्टर एक एंजल की तरह होता है जो स्टार्टअप को नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंजल इन्वेस्टर की तलाश करना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हो तो ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की काम है। पॉसिबल है कि इन्वेस्ट किया गया अमाउंट खराब हो जाए या हो सकता है कि वो 10 गुना प्रॉफिट कमा ले। हर स्टार्टअप फाउंडर इस फैक्ट से अवेयर होते हैं कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं तो आपके लिए उनकी मेंटालिटी को समझना जरूरी है। क्या उन्होंने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया है? क्योंकि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में पता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी समझ नहीं है तो इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपका स्टार्टअप उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप और फाउंडर्स ऐसे ही सिचुएशन से गुजरे हैं जहां उन्होंने उन इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ले ली जिनका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं था। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये इन्वेस्टर सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए फाउंडर्स को काम करने नहीं देते। बहुत से इन्वेस्टर फाउंडर के साथ मिसबिहेव करते हैं जिससे उनकी वर्क एबिलिटी में प्रॉब्लम आती है और फाइनली स्टार्टअप को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। किसी स्टार्टअप में चल रहे नुकसान के बावजूद इन्वेस्टमेंट जारी रखना। देश के लगभग 80% यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है कि किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक जरूरत नहीं है जो फाउंडर्स के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करती है। किसी कंपनी की वैल्यूएशन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही लॉस में चल रहे हैं उन्हें भी ये उम्मीद है कि एक दिन वो अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इसी उम्मीद में चलते रहने से स्टार्टअप्स को दूसरे फैक्टर के साथ साथ अपनी वैल्यूएशन बढ़ाते टाइम लॉस उठाते रहना होगा। अब अगर फंडिंग का फ्लो चलता रहेगा तो आप फंडिंग राउंड खेलते खेलते अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। हालांकि अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में फंडिंग खत्म हो जाती है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन अपनी कंपनी के लिए बाय आउट करना। दूसरा ऑप्शन अपनी कंपनी के लिए IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना। तीसरा ऑप्शन है कंपनी को बंद कर देना। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी आपके लिए रिस्क की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आपको एक फाउंडर के रूप में कंपनी से अच्छी सैलरी मिलती है जो आपको सर्वाइवल के स्ट्रेस से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप फाउंडर्स घाटे में स्टार्टअप चलाने का रिस्क क्यों उठाते हैं। इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उन्हें शेयर से अच्छा प्रॉफिट हो। मेन प्रोडक्ट और सर्विस पर फोकस करें। ज्यादातर स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वो समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप बनाने के पीछे उनका पर्पस क्या था। ये सब भूलकर वो अपनी कंपनी और प्रोडक्ट और सर्विस को सिर्फ एक ब्रांड के रूप में सेल करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका फोकस भटक जाता है। जब किसी स्टार्टअप के पास कई प्रोडक्ट और सर्विसेज हों तो उन्हें मेन प्रोडक्ट या सर्विस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए ताकि कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड मार्केट में उसका मुकाबला ना कर सके। यही वो चीज है जो आपके स्टार्टअप को मार्केट में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन देती है। कई एवरेज क्वालिटी वाले प्रोडक्ट या सर्विस के साथ मार्केट में आने से बेहतर है कि एक हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाए। स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या जरूरी है?
इसके लिए सबसे पहले आपको इन प्रोसेस से गुजरना होगा। आइडिया। सबसे पहले आपके पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अपने स्टार्टअप की तैयारी करने और इस पर काम करने से पहले अपनी आइडिया को पूरी तरह से वैलिडेट जरूर करें कि क्या सच में उसकी मार्केट में डिमांड है। इस तरह से जब आप किसी आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार होंगे। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस लेवल पर आपको जरूरी एक्शन को करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और इसी के साथ मार्केट डिमांड का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं किया गया है तो आप अपने आप को जल्द ही स्टार्टअप की दौड़ से बाहर पाएंगे। आपको इसके बारे में प्रोडक्ट टेस्टिंग और मार्केट रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन। इस स्टेज पर कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजी को बनाएं। ध्यान दें जितना ज्यादा हो सके उतने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। फंडिंग राउंड। स्टार्टअप के अलग अलग फेजेस में अलग अलग लेवल पर फंडिंग ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी के शुरुआती दिनों में एंजल इन्वेस्टर फंड देते हैं। रेवेन्यू फेज में कंपनी को सुपर एंजल या कुछ फैमिली ऑफिस फंडिंग मिल जाती है। जैसे ही कंपनी सक्सेसफुली अपनी बिजनेस जर्नी को शुरू करती है और अच्छे रेवेन्यू के साथ आगे बढ़ती है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए फंडिंग देने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। यूनिकॉर्न बनने के डायरेक्शन में जर्नी यहीं से शुरू होती है। एग्जिट स्ट्रेटेजी। एक स्टार्टअप फाउंडर तब सक्सेसफुल नहीं होते जब उसे फंडिंग मिल जाती है, बल्कि एक स्टार्टअप फाउंडर तब सक्सेसफुल होते हैं जब वो सही टाइम पर स्टार्टअप से बाहर निकलते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। स्टार्टअप फाउंडर के लिए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करना जरूरी है। एक ठीक से बनाई गई स्ट्रैटेजी से न सिर्फ फाउंडर को फायदा होगा बल्कि इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न मिलता है। आमतौर पर स्टार्टअप में फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स के पास बाहर निकलने के लिए ये ऑप्शन होते हैं। एक्विजिशन। स्टार्टअप को किसी ऐसी बड़ी कंपनी को बेचना जो स्टार्टअप की टेक्निक, प्रोडक्ट या कस्टमर बेस में अच्छा प्रॉफिट देखती हो। आईपीओ। स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर को लिस्ट करके स्टार्टअप को पब्लिक करना। इससे इन्वेस्टर्स को पब्लिक मार्केट में अपने शेयर बेचने की परमिशन मिलती है। मर्जर। ज्यादा इफेक्टिव ढंग से तालमेल बनाने या स्केल करने के लिए स्टार्टअप को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना। मैनेजमेंट बायआउट। स्टार्टअप को अपनी मैनेजमेंट टीम को बेचना जिससे फाउंडर और कुछ एम्प्लॉयज को कंट्रोल लेने की परमिशन मिलती है। लिक्विडेशन। बिजनेस को बंद करना और उसके एसेट्स को बेच देना। प्राइवेट इक्विटी बायआउट। स्टार्टअप को एक ऐसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना जो इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहती है और फिर इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती है। इंडिया में एक कंपनी को रजिस्टर कैसे करें? इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको कई स्टेजेस को फॉलो करना होगा और अलग अलग फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। यहाँ इस प्रोसेस का एक आसान सा ओवरव्यू दिया गया है। ये डिसाइड करें कि आप किस तरह की कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। कॉमन ऑप्शंस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लें, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लें, अपनी कंपनी के लिए एक यूनिक नाम चुनें और एमसीए पोर्टल पर स्पाइस पार्ट ए सर्विस के थ्रू नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पर्पस, रूल्स और रेगुलेशन का ओवरव्यू बताते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फिल करें। एक बार नाम अप्रूव हो जाने के बाद एमसीए पोर्टल पर स्पाइस फॉर्म से एओए और दूसरे फॉर्म सहित इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फिल करें। फीस को पे करें। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल और दूसरे फैक्टर के बेस पर जरूरी स्टैम्प फीस और दूसरी इनकॉर्पोरेशन फीस को पे करें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार जब एमसीए आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। यह आपकी कंपनी के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है। पैन और टैन अप्लाई करें, बैंक अकाउंट खोलें। रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस को इंश्योर करें, जैसे अगर एप्लीकेबल हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना या कोई दूसरा जरूरी लाइसेंस या परमिशन लेना। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं: डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट, फॉर्म DIR-2 और DIR-8, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल, पैन कार्ड, डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर्म INC-20A। अब आपको किस तरह की कंपनी रजिस्टर करनी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इनके अपने अपने फायदे और नुकसान है जिसकी डिटेल आपको इस बुक में मिल जाएगी। स्टार्टअप बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप मॉडल कई तरह के होते हैं। ऑथर ने बुक में 20 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बताए हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम यानी कि फ्री प्लस प्रीमियम। फ्रीमियम मॉडल में यूजर को किसी सॉफ्टवेयर, गेम या सर्विस की बेसिक सर्विस का फ्री में इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती है, जिससे उन्हें जानने और अपने साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। कुछ टाइम बाद यूजर्स को अपग्रेड करने और एक्स्ट्रा या एडवांस फीचर पाने के लिए फीस पे करने का ऑप्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जीमेल, गूगल ड्राइव या iCloud। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। इस मॉडल में
कस्टमर्स को रेगुलर सब्सक्रिप्शन फीस के बदले रिकरिंग बेसिस पर प्रोडक्ट या सर्विस देना शामिल है। प्रेडिक्टेबल और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने के अपने पोटेंशियल के कारण इस मॉडल ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स या शॉपिफाई। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल, इस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां बायर और सेलर कनेक्ट करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। इस मॉडल में मार्केट प्लेस ऑपरेटर इन इंटरैक्शन को कंफर्टेबल बनाता है और कमीशन, लिस्टिंग फीस या मेंबरशिप फीस जैसे अलग अलग तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील्स। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, इस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इकट्ठा करके उन्हें कंबाइन और आसान तरीके से यूजर के सामने दिखाता है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करके कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ओला, उबर, एयरबीएनबी, रैपिडो। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, इस मॉडल को यूजर बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कस्टमर्स का प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना शामिल है। ये मॉडल यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे उन्हें फिक्स्ड प्लान्स या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमिटेड होने की बजाय सिर्फ उनके यूज के लिए पेमेंट करने की परमिशन मिलती है। एग्जाम्पल के लिए AWS। तो दोस्तों, ये थी बुक डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप बुक की समरी, जिसमें ऑथर स्टार्टअप रिलेटेड सभी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। इस बुक में टोटल 39 चैप्टर्स हैं। हमने इस समरी में 12 चैप्टर को डिस्कस किया है। बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसमें आप ये भी जानेंगे कि स्टार्टअप फंड का यूज कैसे करना है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की रियलिटी क्या है, स्टार्टअप में टॉक्सिक कल्चर से कैसे बचे, स्टार्टअप फाउंडर अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे खराब कर लेते हैं, और क्या करें अगर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट से पीछे हट जाए। मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में डिटेल में मिल जाएगी। ये स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए कंप्लीट बुक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी इस बुक को खरीदें और डिटेल में समझने की कोशिश करें। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस बुक से मिल जाएंगे।